हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये बैच चल रहा है आप लोगों का डीआई स्पेशल का। और डीआई स्पेशल में हम लोग स्पेशली कवर करेंगे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, सीबीटी 2 वाले जो एग्जाम हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें डीआई पे। लगभग 500 डीआई के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस बैच में। और सारी सीट्स आपको पहले से दे दी गई हैं, कौन कौन से डीआई आपको कराई जाएगी इसमें। तो जो कैसलेट हो या फिर आपका बेसिक कोई भी डीआई हो, हर एक डीआई को हम लोग अर्थमेटिक डीआई और सब कुछ इसमें डाला गया है। और हर एक तरीके की मिक्स डीआई जो आती हो, डबल डीआई आती हो, हर तरीके की डीआई इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। मैं हूँ अभी इस समय दिल्ली स्टूडियो से आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आवाज़ आवाज़ तो आ रही है ना, सब कुछ ओके है? एक बार बता देंगे सभी लोग। तो ये है डीआई स्पेशल का बैच जिसकी फीस भी बहुत मिनिमम रखी गई है। बाकी दूसरा हम लोगों के पास एक बैच और आया हुआ जो बहुत दिनों से डिमांड थी, साइंस स्पेशल 13 बैच जो लाइव क्लास होगी। इसकी फीस भी मिनिमम है 699। बायोकेमिस्ट्री इसमें काजल मैम पढ़ाएंगे, बाकी अंकुर सर पढ़ाएंगे, आप लोगों को सब पहले से ही पता है। और बाकी मैथ स्पेशल 13 बैच, 13 ये लाइव बैच भी होगा जो एनटीपीसी ग्रुप डी, सीजीएल मेंस हो या प्री हो, सीबीटी 2 हो या बैंक हो या सीडीएस हो, ठीक है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें कवर किए जाएंगे। और साथ में इसके अंदर में डीआई वाला बैच भी मिलेगा। अगर आप इस बैच को लिए हैं तो अलग से डीआई करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगा। सिर्फ बैंकिंग वाले डीआई नहीं मिलेगी, एसएससी लेवल में जो डीआई आती है वो इसमें कवर कराया जाएगा पूरा। और ये बैच स्टार्ट भी हो चुका है, इसमें नंबर सिस्टम की क्लास भी हो रही है। जैसा आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, आप लोगों को पता भी होगा किस लेवल की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। हाँ, बाकी अब देख लेते हैं। एक स्पेशल बैच आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 5 अप्रैल से, और ये है महासंगम बैच 2। ठीक है, महासंगम बैच पहला के बाद दूसरे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक ऐसा बैच हो जिसमें हर एक कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाए। हर एक मतलब कोई भी कोर्स अगर आपको करना हो तो सभी के लिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ, जितने भी कोर्स होते हैं सभी कोर्स इसमें कवर कर लिए जाते हैं। तो इसमें ये पूरी टीम है और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें अभी फोटो नहीं आ सका है, लेकिन हाँ, ये इसमें सभी कोर्स को आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल 2021 से। और इसकी फी भी शायद बढ़ गई होगी, आई थिंक। अभी तो 1199 शो कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा अभी तक। ओके, दिल्ली में एनटीपीसी का है तो बिल्कुल आप दिल्ली में तो जरूर आए यहाँ पे। बाकी ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल बैच है। ठीक है, जो सीबीटी 2 करना चाहते हैं ये भी 5 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी स्पेशल बैचेस हैं और ये पूरे टॉपिक इसमें आपको कराए जाएंगे जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। डीआई का जो मटेरियल है वो पूरा दे दिया गया है और पहले से अपलोड कर दिया गया है आपका कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो लोग एप्लीकेशन पे होंगे उनको सारा चीज़ मिल गया होगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये है वो सिलेबस जो आपको पूरा कवर कराया जाएगा डीआई के अंदर। वो टेबुलर डीआई हो, मिसिंग टेबल वाली हो, या बार हो, या लाइन हो, या फिर आपका पाई चार्ट हो, जो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पाई चार्ट को। और यहाँ पे रडार डीआई हो, कैसलेट वाली हो, या फनल हो, या अर्थमेटिक डीआई हो। तो ये सभी की सभी चीज़ें इसमें आपको कवर की जाएंगी। ठीक है, जितने भी डीआई हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बाकी ये सब डीआई के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको, पहली क्लास में आपको डिटेल में बताया गया होगा ये डीआई कैसी होती है। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पहली क्लास आपके बैच में पड़ गई होगी। तो हम लोग ये किए थे, ये कैसलेट वाली डीआई थी। अभी हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कितने क्वेश्चन तक हो गए थे उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, पाई चार्ट हम लोग कर रहे थे। ये पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन था जो मिक्स क्वेश्चन था, टेबल और पाई दोनों को मिला के था। ठीक है, टेबल और पाई दोनों मिला के जो क्वेश्चन थे, ये वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको सभी लोग ट्राई करेंगे। एसबीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्लर्क में भी आता है, प्री में भी आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में रिजल्ट हुआ है, बिल्कुल, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था इसको, ये पूरी सीट वाली है पाई चार्ट की। ठीक है, इसमें लगभग 111 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने 17 या 18 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वाले क्लास में। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी लंबी क्लास होगी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, भले एकदम बेसिक से शुरू हो और हर एक लेवल तक इसको ले जाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाली डीआई हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये वाली डीआई हम लोग कर रहे थे, शायद जहां तक मुझे पता है यहीं तक हुआ होगा। अगर ये नहीं हुआ होगा तो इसके आगे से शुरू कर लेंगे। अगर ये हो गया होगा तो एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है,
तो ये डीआई क्या है एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। डीआई में क्या दिया हुआ कि ये ABCDE जो हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है ABCD और E वाले फॉर्म में, एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल में सब कुछ हम लोग दिखाते हैं। तो सर्कल के अंदर ये जो पूरा एंगल में अगर कोई डेटा दिया हुआ तो इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल होता है एक सर्कल के अंदर में। तो एंगल में शो कर सकते हैं, या तो इसको परसेंटेज में शो कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कोई डेटा शो होता है तो वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो 360 डिग्री होगा यानी 360 डिग्री जो इक्वल होगा वो 100% के बराबर होगा। तो या तो आप 100% लिख लीजिए या तो 360 डिग्री लिख लीजिए, दोनों क्या होंगे, सेम चीज होंगे। यहाँ पे दिया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो 2400 है, कुल एम्प्लॉई का संख्या ये एम्प्लॉई है, ठीक है। और ABCDE जो है ये कंपनी है अलग अलग, इसमें कार्य करने वाले एम्प्लॉई हैं अलग अलग। हाँ, अभी क्लास बस जस्ट आपका स्टार्ट ही हो रहा है। ये आपका आज का क्वेश्चन है जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, उसके आगे आज हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया गया था, नेक्स्ट वाला हम लोग 18 से करेंगे, ठीक है। हाँ, 18 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए आइए समझिए। उस कंपनी के कार्यालय की संख्या क्या है जिसमें 350 से 650 के बीच कर्मचारी कार्यरत हैं। मतलब ऐसे कितने कंपनी है इसमें, इन पांचों में से, जिसमें 350 से ज्यादा एम्प्लॉय हो और अच्छा से ये दिया है ना फ्रॉम 350 टू 650 तक, मतलब 350 और 650 के बीच में हो या यहां से लेके यहां तक के बीच में एम्प्लॉय हो। तो वो एम्प्लॉय में ऐसे कितने कंपनी है जहां तक हो। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो दिया है कि 350 मिनिमम डेटा है और मैक्सिमम कितना दिया है 650। तो 350 को हम मिनिमम वाला जो डेटा हमारे पास है 350, इसको हम क्या करेंगे कि देख लेंगे डिग्री में बदल के कि ये मिनिमम डिग्री क्या है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो डिग्री में दिया हुआ है। और अप्रोक्स निकालेंगे, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो 350 हमारे पास है, टोटल देखिए 2400 थे, ठीक है। कितने थे हमारे पास, 2400 थे। तो 350 और हम 2400, इन दोनों का कंपेयर करेंगे और देखेंगे ये कितना पहुंच सकता है, ठीक है। 350 और 2400 का, बाकी डिग्री में बदलने के लिए हम 360 से गुणा कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया 360, किसी भी नंबर में हम 360 से कर लें तो ये अप्रॉक्स जो हमारे पास आता है ये 52 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है। 52 से ज्यादा ही होगा। अप्रॉक्स निकालना है, पूरा नहीं निकाला। अप्रॉक्स कैसे निकलता है, जैसे ये जीरो से कट गया, 12 से ये हमारे पास 2 बार, 12 से ये 3 बार, और ये 2 से हमारे पास लगभग 17.5 के 12, 17×3 = 51, और ये 5 थोड़ा सा आगे जाएगा तो 52 से ज्यादा होगा, या 52.5 भी कर सकते हैं। देखिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, इतना टाइम नहीं कि एक एक चीज मल्टीप्लाई करेंगे। अप्रॉक्स निकालने की कोशिश करिए, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। तो ये हो गया। सेम इसी तरीके से 650 को भी आप कंपेयर करेंगे 2400 से, और इंटू में 360 होगा। देखिए ये दोनों 0 कट गए, ये 3 बार, ये 2 बार, ये हमारे पास आ गया कितना 30, लगभग 32.5, ये 32 गुणे 3 कर लेंगे 90, और ये लगभग 97 समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो 52 से 97 के बीच में जिसकी डिग्री होगी वो तो होंगे क्या हमारे पास, जिसमें 350 और 650 के बीच में होंगे। तो 52 से ज्यादा वाला हमारे पास सी है, 90 है और ये है, और ये 97 से कम भी होना चाहिए। तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। तो 3 कंपनी हमारे पास ऐसे निकल गई, सी, डी और ई, जिसमें 350 से ज्यादा और 650 से कम एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो 3 कंपनी ऐसे हो गई। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे कितने होंगे, 3 कंपनियां होंगी, ठीक है। 2400 क्यों लिए हैं, इसके लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसको, हाँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया था कि ये जो पूरा डेटा हमारे पास है, ये टोटल जो थे ये 2400 थे, ये दिया था आपको, ये क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में दिया था कि ये 2400 का पूरा है कंपनी में एम्प्लॉय। उसमें से हमने क्या किया है कि 350 देखें 24 का कितना परसेंट है, 360 से गुणा कर लिया, डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, ठीक है। हाँ, ये चीजें अब समझ में आ रही होंगी आपको, धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या 40% को कार्यालय बी और ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है तो बी और सी के कर्मचारियों की संख्या का कितना अंतर होगा। टोटल एम्प्लॉय हमको पता है 2400 है। अब आपको बताना है कि क्या होगा, अंतर निकालने के लिए आपको पूछा गया है। कितने लोग इसको ट्राई करेंगे और लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आते हैं डीआई में। हाँ, किसी भी अगर डीआई का एग्जाम में आप जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन देखिए या तो एकदम बेसिक दे देता है, या तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा।
अगर आप लो लेवल के एग्जाम को देते हैं तो। बाकी अगर थोड़ा और ऊपर जाते हैं बैंकिंग में, तो वहां पे डीआई का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। थोड़ा ऊपर मतलब वहां पे आपको अलग से सोचना भी है, कैलकुलेशन तो होगा ही होगा, साथ में और बहुत कुछ करना है। हाँ, मतलब अर्थमेटिक भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो बताएंगे सभी लोग। अब एक चीज और समझेंगे हम लोग कि क्या हर बार ये 2400 का यूज करेंगे, नहीं। डीआई में अगर आपको एक डीआई में मान लीजिए 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं या फिर 3 आते हैं, कहीं भी आजकल तो 2 1 भी आने लगा है, ठीक है। तो इसको एक बार जैसे अगर दिया है ना, तो आप पहले से कन्वर्ट करके रखेंगे, क्योंकि डिग्री में दिया तो हमारे पास माइंड में हमेशा होना चाहिए कि 360 डिग्री की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, 2400 है। ये चीज आप एक ही बार शुरू में ही लगा लेंगे। अभी हम लोग करेंगे उसको, तो बताएंगे आगे, बहुत सारे डीआई मिलेंगे। तो ये चीज हम देखेंगे, 1 डिग्री का मान हम निकाल लिया करेंगे हमेशा। 12 से ये 2 बार और 12 से ये 3 बार, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू 20/3 है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि कहीं भी अगर हमको नंबर निकालना है तो इसमें गुणा कर लें, 20/3 का, 20/3 का, 20/3, 20/3, ये सभी वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये शुरू में एक बार निकाल लेंगे और ये हर जगह काम आएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या 40% कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर बांट दें। मतलब इस ये वाला जो हमारे पास है ए का, इसको हमने भेज दिया किसमें, बी में और ई में बराबर बराबर, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ इसके 40% को। इसके 40% मतलब इसका 20% इधर दे दिए और 20% इधर दे दिए। फिर बोला ये जो फिर बी है और सी का अंतर भी बताइए। कब, जब इसका 20% इसमें आ जाएगा तो। देखिए हमने 20 कैसे सोचा, क्योंकि देखिए 40% बोला था निकालने के लिए, तो 20 इसको दिया होगा, 20 इसको दिया होगा। अब इसका 20 क्या होगा, ऐसे 126 डिग्री का। अभी नंबर मत जाइए, 2400 बाद में बदलेंगे। 126 का 20% मतलब 1/5। 5 से ये 2 बार में कट गया, ये हमारे पास 2 बचा, 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में, 25.2, ये आ गया हमारा इसका 20%। अब प्लस इसमें हम कर लेंगे 18, ये हमारे पास कितना आ गया, 18। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0.2, और ये हमारे पास हो गया कितना, हाँ 8 5 13, और ये हमारे पास 43.2 डिग्री। 43.2 डिग्री तो हो गया बी। ये 18 देखिए कहां से आया, ये 18 क्यों जोड़े, क्योंकि 18 पहले से था। बाकी इसके साथ हमको डिफरेंस निकालना है 54 का। किसका, ये सी जो है, ये सी है और ये वाला बी था। इनका डिफरेंस डायरेक्ट सोचिए कितना होगा, ये 10.8 डिग्री होगा। अब इस डिग्री, यही डिफरेंस आपसे पूछा है और हमको पता है कि डिग्री को अगर नंबर में बदलना है तो 20/3 का गुणा करना होगा। सिर्फ 20/3 का हमने गुणा किया, तो देखिए ये 108 यानी कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे 216/3 यानी 72। तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। 72 क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन थोड़ा सोचने में काम होगा। स्पेशल 12 में डेली क्लासेस चलती है, आज भी चली थी। कहाँ पे है, सुनामी एजुकेशन, हाँ कहाँ पे आपका ध्यान है, क्लासेस चली थी और चलती है डेली। सिर्फ होली वाला जो क्लास था बंद था, तभी बंद था, बाकी आज भी क्लास हुआ था। आप लोग उसमें देखिए सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन में अंदर जाके ढूंढना पड़ता है आपको कि नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है तो नंबर सिस्टम वाले सेक्शन में जाएंगे, ज्योमेट्री वाले के लिए ज्योमेट्री वाले के अंदर जाएंगे। तो सेक्शन वाइज अलग अलग क्लासेस चलती है, तो उसमें जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या था, क्या क्वेश्चन था कि ये जो इसका हम 20% इसको उठा के दे देंगे बी को, ये हो गया 43.2। इस 54 वाले से घटा के बताना था अंतर कितना होगा, तो इनका डिफरेंस आ गया 10.8 डिग्री। बाकी इसको नंबर में बदलने के लिए हमको पता है 20/3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या किसी भी तरीके से कर लें, बेसिक तरीके से। रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं, उसमें दोनों का सम 180 होता है, जो दिया होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। रेशियो देना चाहिए ना आपको, ऐसा कैसे निकाल लेंगे, या साइड दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। कुछ डेटा होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि उनका सम जो होता है 180 होता है। बाकी आपको रेशियो दिया होगा, कोई एक एंगल दिया होगा या नंबर ऑफ साइड दिया होगा, कौन सा है उसके हिसाब से निकालते हैं। जयपाल, बिल्कुल, कैसे हैं आप जयपाल? जयपाल बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, पिछले डीआई वाले क्लास में भी जयपाल आए थे, ठीक है। और आपको 300 सेकंड के लिए हाइड भी कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट डीआई को पहले ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कैलकुलेटिव डीआई होती है, तो वहां पे पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें। क्या क्या दिया है, दिए गए ग्राफ में अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये क्या दिया है, ये दिया है ब्रेकअप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन द 5 डिपार्टमेंट ABCD इन कंपनी। ये ABCD अलग अलग डिपार्टमेंट है,
जो डिग्री में डेटा दिया हुआ, अभी परसेंटेज में मिलेगा आपको आगे, डिग्री में डेटा दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3000, ठीक है, 3000 टोटल एम्प्लॉय हैं। तो ये 360 डिग्री की वैल्यू है, ये अपने माइंड में रख लीजिए। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 3000। जीरो से जीरो कट जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? अगर इसको मैं 12 से काट लेता हूं तो 25/3 आ जाएगा। 25/3 मतलब 1 डिग्री की वैल्यू 25/3 है। किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो उसमें सिर्फ 25/3 कर देंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लेकिन जरूरत पड़ेगी जैसा, तब अभी हमने बस इतना देख लिया कि इनका जो रेशियो 1 डिग्री की वैल्यू वो है 25/3। बाकी क्वेश्चन जैसा होगा वैसा हम लोग देखेंगे। इतना ध्यान रखेंगे 3000 लोग हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया उसके हिसाब से सोचिए। विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई के कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत? ये डीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। परसेंटेज एक हमेशा पूछता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, और स्पेशली एसएससी में मिलता है। और कहां पे मिलेगा आपको? ये CBT2 ग्रुप डी, ये यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब चलिए बताते हैं आगे। अरे प्रवीण द्विवेदी जी कर लेंगे, एडवांस में ऐसे क्लास में बताएंगे आपको पॉलीगन, या फिर आप बैच में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। 12 साइड है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? देखिए 360 ही होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, मैक्सिमम, इससे ज्यादा होने से 12 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया एक्सटीरियर एंगल। 12 3 36, 30 आ जाएगा। अगर 30 वो होगा तो 150 अंदर वाला हो जाएगा। अगर ये बराबर पॉलीगन वाले होंगे, बराबर भुजाओं वाले होंगे, रेगुलर पॉलीगन होगा देन, ठीक है, बाकी नहीं। बिल्कुल करेंगे हम लोग आगे अभी, ठीक है। अभी देखिए ये पीओ वाले डीआई और इससे नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे करेंगे। ये एकदम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि डीआई क्या क्या चीजें पूछी जाती थी और क्या क्या चीजें अभी आ रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी डबल डीआई में आएंगे, जैसे पाई का डीआई होगा, पाई के साथ टेबल होगा, पाई के साथ बहुत कुछ होंगे, वहां पे आपका लेवल स्टार्ट होगा आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ वाले क्वेश्चन के लिए। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, इसके लिए बेसिक चीज आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले देखिए डीआई कभी भी अगर सॉल्व करनी है तो आपका 3 चीज तो सबसे मिनिमम जो होना चाहिए वो आना चाहिए। परसेंटेज, रेशियो और औसत, ये सबसे बेसिक। और कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा वो मैं बताता रहूंगा साथ में कहां कहां जरूरत होगा। ये सबसे 4 सबसे बेसिक पॉइंट है डीआई को सॉल्व करने के। और ऐसा ही नहीं कि ये 4 पढ़ लेंगे तो आप बैंकिंग के डीआई सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप कर सकते हैं एसएससी वाले, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, जो जहां पे आते हैं मैक्सिमम डीआई। अगर आप बैंकिंग डीआई करना चाहते हैं आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ तो उसके लिए आपको पूरी अर्थमेटिक आनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टाइम एंड वर्क से डीआई पूछा जा सकता है, ठीक है, वहां अलग से क्वेश्चन कम मिलते हैं। मेंस एग्जाम में आपको डीआई में ही फॉर्म में सब कुछ बना के दिया जाता है। मतलब इसमें टाइम एंड वर्क में दे देगा ए है, बी है, सी है, ये इतने दिन में काम करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको बना के डीआई के फॉर्म में अलग से तैयार किया जाता है। कैशलेट डीआई में टाइम एंड वर्क बन जाता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से आना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी से भी डीआई बन जाती है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, मतलब डीआई में हर एक चीज को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो आपका बैंकिंग लेवल के लिए आपका पूरा अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हैं? डीआई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पहले से नहीं पढ़े हैं तो डीआई आपको, अगर आप बेसिक डीआई करना चाहेंगे तो इतने 4 से हो जाएंगे। ये 4 मतलब बेसिक डीआई वाले होते हैं जो एसएससी लेवल तक आती हैं। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही से दिखाई देगा। क्वालिटी ऑप्शन आप बढ़ा लेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या, बी में कितना है? 73.8। अब देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या? डी और ई कहाँ है? ये 57 और ये 7 3 10 9 5 14 15 150। अब ये हमको निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा। अब यहाँ पे आपका चलेगा सबसे अच्छा चीज कि कैसे निकालेंगे हम। क्या इसमें 100 से गुणा करके करें? क्या वो तरीका सही रहेगा गुणा कैलकुलेशन का? नहीं, आप चाहें तो कई तरीके लगा सकते हैं। परसेंटेज के नए नए अप्रोच आप सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 150 जो नीचे में दिया हुआ है ये अपने आप में 100% होता है। अगर इसमें हम 1 पॉइंट यहां लगा दें और 1 पॉइंट इधर तो ये 10% आ जाएगा। 10% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 15।
कितनी हो गई 15, 10% की वैल्यू 15। लेकिन हमको निकालना था 73 की वैल्यू, लगभग अप्रॉक्स, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा गुणा करें और सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं देना आपको। तो 10% की वैल्यू अगर हमारे पास 15 दिया है, अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं इस 73 के पास जाने के लिए, तो ये हो जाएगा 75, और इसमें 5 से कर दूं तो ये हो जाएगा 50%। मतलब 50% की जो वैल्यू होगी वो 75 होगी। तो इससे क्या पता चल गया कि 50 से ऊपर आंसर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 73 ये तो है और हमने 50 की वैल्यू 75 ला दिया। तो अगर क्वेश्चन में 50 से ऊपर वाला कोई आंसर होगा, देन आंसर क्या होगा, वो गलत होगा। पहला चीज हो गया। अब बात आएगी एग्जैक्ट आंसर कैसे पास में जाए। बहुत सारा आंसर एकदम पास पास में है, जैसे ये वाला भी गलती हो गया। अब ये दोनों में कैसे हम चूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 1% भी निकालेंगे। जैसे अगर हम 15 ये 10% की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 है, तो यहां क्या होगा हमारे पास कि अगर इसका 1% निकाले तो 1.5 आ जाएगा। अगर मैं 1.5 घटा दूं तो ये 73 से भी थोड़ा और नीचे आ जाएगा, 73.8 से नीचे हो जाएगा। मतलब आंसर जो होगा 49 और 50 के बीच में होगा। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन लगाने का तरीका। अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज किया जाता है कि हमने क्या किया, कैसे सोचा कि अगर हमारे पास देखिए 1.5 अगर हम इसमें से घटाएंगे, 1.5 देखिए 1.5 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 73.5 से नीचे हो गया। मतलब 1% कम नहीं है। जब भी आंसर होगा 49 और 50 के बीच में होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है आपको आने के लिए डीआई के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने सबसे पास तक अप्रोक्सीमेशन को ले गया कि यहां तक ये सब चीजें सीखेंगे तभी काम हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सभी सीट वाले क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका आपको सीखना होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला ये पार्ट जो आपको बिल्कुल सही से आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में इसी तरीके से मिलेंगे ही आपको। अगर 73.8 अपान में हमारे पास क्या था 150 था, हम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हम ला सकते थे। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हम ला सकते थे। अब यहां पे क्या हुआ हमारे पास कि अगर ये वैल्यू हमको बतानी है कि कितना प्रतिशत होगी इस टोटल का, तो ये टोटल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ये क्या होता है हमारे पास 100% होता है, 100%। ठीक है, हाँ क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है बिल्कुल। अब डीआई की क्लासेस आप लोगों को मिलेगी आपके मैथ स्पेशल वाले बैचेस में भी। ठीक है, तो जो लोग हैं लाइव वो बिल्कुल ध्यान दें। हाँ डीआई की क्लासेस आपको मिलेगी, और ये क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही है, तो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कैसे टाइम आपको सेव करना है, आप जल्दी से करेंगे। ये 100% यहां से इसको एक पॉइंट लगा, यहां लगा दिए। 10% की वैल्यू हमारे माइंड में आ गई 15 है, लगभग ये 73 के आसपास है, 75 के 5 से गुणा इधर कर दिए, 5 से इधर कर दिए, ये 50% की वैल्यू आ गई। ये माइंड में करने वाली चीज है। मतलब ये पता चल गया कि 50 के आसपास आंसर होगा। अगर 50 के आसपास आंसर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा पास में क्लोज में है तो फिर और थोड़ा सा कैलकुलेशन को नीचे ले जाएंगे। अगर 10% की वैल्यू हमारे पास क्या थी 15 थी, तो अगर यहां 1% निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा। मतलब अगर 1% कम कर दें, इसमें से 1% और कम कर दें तो 1.5 इसमें घट जाएगा, तो ये 73.5 आ जाएगा, और ये 49% के बराबर हो जाएगा। ये 49 के बराबर, लेकिन इससे ज्यादा है थोड़ा सा आंसर। जो 73.8 है ये 0.3 थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये हमारे पास 49.12 उतना नजदीक नहीं जा रहा है, वो भी हम सिखाएंगे आगे। अगर पॉइंट में अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा तो भी बताएंगे हम। अगर पॉइंट में नहीं है तो इससे दिख गया कि 49 से ज्यादा है, तो यहां हम आंसर इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर होगा 49.2। तो ये टाइम आपको सेव करना होगा। धीरे धीरे चीजें आप सीखेंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, क्वेश्चन करते करते। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि विभाग ई में कार्य करने वाले 20% कर्मचारियों को ए में स्थानांतरित कर दिया गया कि 20% ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट ए। जो ई में काम करने वाले थे इसका 20% कहां ट्रांसफर किया गया है, ए में चले गए, यहां से यहां चले गए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए एंड 124% ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट सी। ओके, तो इसका 20% इसको दे दिया। इसका 20% क्या देगा, यहां से उठा के यहां चले गए। और उसके बाद बोला कि इस सी के साथ, और सी का कितना परसेंट 124%, और इन दोनों का अंतर बताना है, डिफरेंस। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ मैथ स्पेशल 12 में भी चल रही होगी क्लासेस, बिल्कुल चलेगी, हर जगह आपको मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल आपको मिलेगी। चलिए समझते हैं आगे। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि अब इनका डिफरेंस हमको निकालना है 20% देने के बाद। 20% अगर हम दे देते हैं उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 93, ऐसे करते हैं सॉल्व। 93 का 20% मतलब 1/5, और इसका 25/3। देखिए 3 से कट गया 3 बार, 3 से 1 बार, 5 से 5 बार, ये आ गया 155। 155, तो 155 इसमें बढ़ गए।
अब 155 इसमें बढ़ गए। तो अब हमारे पास क्या है कि 64.2 का 25/3 प्लस 155 और माइनस में हमारे पास क्या करना है, इस 72 का 25/3 और इसका क्या होगा 124/100। देखिए 25 से 4 बार हो जाएगा, 4 से 3 बार होगा, 1 बार होगा, 3 से ये हमारे पास 24 बार हो जाएगा, 24 गुणे 31 इधर आ गया, 3 से इसको भी काट दिया, ठीक है, 3 से 2 बार हो जाएगा, 3 से 1 बार हो जाएगा, 3 से 4 बार हो जाएगा, ठीक है। अब इनको गुणा करके और इनके साथ हमारा अंतर निकालना है, किसमें कितना आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, किसमें कितना आंसर आएगा, ये चीज आपको बस निकालनी थी और कुछ भी नहीं करना था। अब गुणा कैसे करें, अब ये भी पॉइंट आता है कि मल्टीप्लाई इतना जल्दी कैसे हो सकता है, क्या चीज करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई को और स्पीड में बना सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट वाला सबसे आसान तरीका, कि अगर इनका गुणा करना है तो इसका गुणा इधर कर लीजिए, देखिए ये वाला 4 आ गया, इसका गुणा इधर कर लेंगे, ये वाला 6 आ जाएगा, इनका इसमें और इनका इसमें, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 और ये 12, ये 14 आ गया। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, 4 यहां रहेगा, ये वाला इसमें जुड़ के 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 744, ये कितना आ गया 744। अब इसमें हमको क्या करना है कि आगे वाला इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 25 गुणे 21, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 525, 25 चौके 100, 535 और 115, इसमें 155 जोड़ दें तो ये 600 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहां से 10, यहां से 44, तो ये कितने का डिफरेंस आ गया 54 का। तो 54 यहां पे क्या होगा अंतर होगा। अब यहां अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। गौतम बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। जीडी का बैच कब होगा? बिल्कुल जीडी का भी बैच करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, बिल्कुल मिलेगा जीडी का बैच। ईयरफोन में नहीं सुनना है माइक, ठीक है। हाँ, ईयरफोन से हटा के सुनेंगे तो आएगा, कुछ उसमें इशू आ गया होगा, टेक्निकल इशू कभी कभी आ जाता है कि एक तरफ ही साउंड जा रहा होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या और विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से एक्स अधिक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ए सी में कार्य करने वाले, ए सी कहां पे हमारे पास, ये वाला है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़िए इनको, ये हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस सी, जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.26, 136.2। और हमारे पास क्या था बी और डी, बी डी ही पूछा था ना, बी डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, तो बी डी वाले में हमारे पास क्या हो गया 0.8, ये 0 हो गया, 12 13, 130.8। अब ये पूछा गया, देखिए ये दोनों होगा कुल संख्या से x अधिक है, तो x का मान कितना होगा, तो ये कितना अधिक है बस यही देखना था, ये वाला इससे कितना अधिक है। तो ये हमारे पास जो अधिक दिख रहा है इसको डिफरेंस निकाल लीजिए, 136.2, 130.8, ये हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और बाकी हमारे पास क्या होगा कट जाएंगे, लगभग 5.4 डिग्री, ठीक है, 5.4 डिग्री। इसमें भी हमको 25/3 से गुणा कर लेना है, तो 3 से कट जाएगा, ये हमारे पास 18, 1.8 और 25 का गुणा हमने कर लिया 1.8 से, तो ये लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास 45 के आसपास। तो 45 के आसपास का मतलब हो गया कि किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आ जाएगा, 44 और 52 के बीच में, 44 और 52 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, 44 और 52 के बीच में आएगा। महासंगम बैच, हाँ महासंगम बैच का डेट नहीं बढ़ा है, अभी ये स्टार्ट होगा, होली पे नहीं स्टार्ट हो पाया था तो इसके आगे स्टार्ट किया हम लोग, ठीक है। बिल्कुल आगे देखते हैं, आसान था। नेक्स्ट डीआई पे आते हैं। नेक्स्ट डीआई देख के ही बहुत इजी लग रहा है, तो पहले तो ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एक फर्म के उत्पादन लागत के विभिन्न मदों का विवरण पाई आरेख में दर्शाया गया है। फर्म की कुल उत्पादन लागत 720 लाख है। ए का मतलब है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बी का है कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग और सी है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड डी है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास है 25/5 नहीं 25/3, ध्यान समझिएगा। और शुरू में मैंने बताया था, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आएगा 25/5 से क्यों गुणा करते हैं या 25/3 से क्यों करते हैं, वो चीज हाँ वो शुरू में जब देखेंगे ना, जिससे वीडियो को थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखिएगा कि 25/3 कहाँ से आया है, आप बाद में आए होंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो शुरू से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जैसे मैं जो चीज बताऊंगा इस डीआई के लिए काम आएगा। अब हमको ये पता है कि देखिए 360 डिग्री टोटल होता है, देखिए यहीं से काम आएगा, 360 डिग्री होता है, लेकिन इसकी वैल्यू दिया 720 लाख,
ये इससे 2 गुना पे है, तो ये सारे आंसर 2 गुना पे होंगे। मतलब ये हो जाएगा 180 लाख, ये भी 2 गुना पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 लाख, ये भी 2 गुना पे, ये हो जाएगा 100 लाख, ये हो जाएगा 200 लाख। ठीक है, ये चीज हम यहां से हमने निकाला था कि 25/3 होगा, क्या होगा, तो यहां से ये दिख रहा है 2 गुना, तो ये 2 गुना। पिछले वाले में क्या था, 25/3 गुना था, तो 25/3 गुना से चलेगा वो। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो अब यहां हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास हो गया 2 गुना। अब इसको ध्यान रखेंगे राजपूत की, अभी क्वेश्चन में 2 गुना कहीं भी करना होगा तो 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो डेटा होता है डिग्री में, वो एक्चुअल डेटा जो दिया ये इससे डबल है, तो सारे आंसर क्या होंगे, डबल में ही आएंगे। तो अब डबल होंगे तो यहां डबल करते हैं हम लोग। आइए देखिए क्या क्या दिया है। रख रखाव लागत और कच्चे माल का लागत मूल्य के बीच का अंतर। किसका पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल। अब मेंटेनेंस क्या था, अभी इसके देखने के लिए फिर से पीछे जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस और रॉ मटेरियल कौन सा था वो देख लेते हैं। मेंटेनेंस हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस हमारे पास ये वाला है, डी है, और रॉ मटेरियल ए है। ए और डी के बीच का डिफरेंस बताना है, ए और डी के बीच का डिफरेंस। तो देखिए ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 90 है, ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 100 है। इनके बीच का डिफरेंस पूछा था या इनका योग पूछा था, वो देख लेंगे हम। हाँ नहीं, बी का नहीं, डी का। हाँ इनका डिफरेंस, ये वाला नहीं था, बी नहीं, ए और डी का डिफरेंस पूछा था। देखिए यहां पे हमारे पास 90, यहां 120, 30 का डिफरेंस है। तो ये भी कितना गुना पे होगा, 2 गुना पे, यानी 60 लाख के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 60 लाख के बराबर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। तो ये वाला जो होगा, इसमें क्या पूछा था, इनके बीच का अंतर, देन आंसर क्या होगा, 60 लाख होगा। कितना होगा, 60 लाख। तो बिल्कुल आप टेक्निकल नंबर पे बात कर लीजिएगा, उसके उपाय वही करेंगे। ठीक है, अगर आपका कट गया पैसा एक्स्ट्रा तो। आइए देखेंगे, पैकिंग सामग्रियों और श्रम में सम्मिलित लागत कितनी होगी। ठीक है, पैकिंग और हमको किसमें पूछा, श्रम में। क्या, पैकिंग मटेरियल एंड लेबर टुगेदर। तो पैकिंग और लेबर का हम लोग देख लेते हैं कितना एक साथ आएगा। पैकिंग देखिए हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला है, और लेबर वाला हमारे पास ए है। बी और सी दोनों मिला दिया जाए तो 100 ये, 50 ये, 150 हो जाएगा। और ये 150 जो डिग्री होगी ये भी 2 गुना पे होगी, मतलब 300 लाख। कितना हो जाएगा, 300 लाख। तो इसका भी आपका हो गया आंसर। तो यहां पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 300 लाख। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और। उत्पादन लागत 10% बढ़ जाने से पैकिंग लागत की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। देखिए अगर उत्पादन का मतलब सभी कुछ अगर 10% बढ़ेगा तो ये सभी भी 10-10% बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ ये सभी भी हमारे पास क्या होंगे, सभी 10-10% बढ़ते जाएंगे। तो सभी अगर 10% बढ़ेंगे तो आपको बताना है पैकिंग वाले का। तो पैकिंग की जो वैल्यू हमारे पास थी वो कितनी थी, पैकिंग वाला। हाँ पैकिंग वाला देखिएगा, पैकिंग जो हमारे पास था वो बी था। बी कितनी थी हमारे पास, 100। तो अगर ये 100 डिग्री है, देखिए 100 डिग्री है, तो इसको भी 2 गुना पे कर लेंगे तो ये 200 लाख हो जाएगा। और इसका अगर 10% बढ़ा देंगे, 10% इंक्रीज होगा तो ये 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220। इसका 10% तो बहुत इजी है, 20 निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बफरिंग अगर हो रहा है तो वो वहां का इशू होगा। ठीक है, यहां से वॉल्यूम भी सही है और बफरिंग भी नहीं हो रहा है, दोनों चीज ओके है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहले क्या दिया है, ये 26 से लेकर 29 तक है। दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर पढ़ के दीजिए। ये इसमें कोई ज्यादा डेटा नहीं दिया है, ये बस डेटा है अलग अलग इनके क्या उत्पादन प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो इसको आगे क्वेश्चन में ही समझ में आएगा क्या पूछा है इसमें। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस आरेख के अनुसार गेहूं, चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात। तो ये बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है रेशियो का। हाँ ये बेसिक का बहुत रेशियो का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका रेशियो का आंसर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, इस पहले वाले क्वेश्चन का क्या पूछा है, फ्रॉम दिस डायग्राम द रेशियो ऑफ सम ऑफ व्हीट एंड शुगर प्रोडक्शन टू डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा गया है।
हाँ, हेडफोन वाला इशू हो सकता है, ठीक है, हेडफोन अलग अलग आते हैं, उसमें अलग अलग इशू उसमें हो सकते हैं। बताइए, ट्राई करेंगे आप लोग या मुझे ही बताना होगा? चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करें और बताएं। अच्छा, किसी से नहीं बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं बताता हूँ फिर क्या क्या बोला है। पहला, राइस, सम ऑफ विट एंड राइस, विट एंड शुगर, ओके, विट प्लस शुगर का रेशियो निकालना है, डिफरेंस ऑफ राइस एंड टी का, ये पूछा गया था। विट एंड शुगर, विट कितना है 30 है, शुगर कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, और इनके साथ अनुपात में राइस और टी का 55 और 5। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं कि बस समझ में आए क्या किया गया है। वैसे है तो इसमें कुछ भी नहीं, ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं। 4 और 5 का अनुपात, कितने का अनुपात होगा? 4 और 5 का, ठीक है, 4 और 5 का होगा यहाँ पे। तो बेसिक क्वेश्चन था, जैसा बोला गया था वैसा ही किया है। ये तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ पे हर एक चीज तो बता के ही दिया है। चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है? चावल और चाय, चावल कितना है हमारे पास? 55 है। चाय कितना है? ये है, ये दोनों मिला के कितने हैं? 60 है। और ये गेहूं से मतलब इस 30 से कितना ज्यादा है? देखिए, इससे ये कितना ज्यादा है? 30, मतलब 100%। अरे इसी के बराबर है, मतलब 100% बोल भी सकते हैं, 30/30 गुणे में 100, देन क्या होगा हमारे पास? 100% ही आएगा। यही बोला था कि इन दोनों को मिला के इससे कितना ज्यादा होगा, तो ये 30 है, ये दोनों मिला के 60 है, 2 गुना है मतलब 100%, 2 गुना मतलब 100%। 28 देखिए, गेहूं परसेंटेज का मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? गेहूं कितना हमारे पास है? ये है 30%। देखिए 360 डिग्री की जो वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर यहां से हम 10% निकाल दें तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। हमको पूछा 30% की वैल्यू, तो ये 30% में है, तो ये इससे 3 गुना पे, तो ये भी 3 गुना पे, और ये आ जाएगा 108 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 108। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, चलिए तो नहीं है तो 108 लिख लेते हैं हम अपने से। कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 108 होगा। हाँ, ऑप्शन कट गया होगा तो 108 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करेंगे। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन इतना दिया है, देश में चावल के उत्पादन का दाम, कुल मतलब सभी का दिया है, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, 5 लाख, ठीक है। और आपको पूछा है सिर्फ चावल का बताना है, 55% की वैल्यू। अरे 1% की वैल्यू 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से 5 बार, 5 से 25, 27, और ये 3 जीरो, इतना केजी, बस इतना ही करना है। अगर 100 है, इसका 55% निकालना है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, 55% ऑफ, बस इतना करना है। इसका इसमें गुणा कर लीजिए 275, और बाकी 3 जीरो, 2 जीरो तो कट जाएगा परसेंटेज से, इतना ही करना था। तो बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आ जाना चाहिए। ये डीआई इजी थी, ये वाली बहुत ही इजी थी, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कॉमन था। हाँ, अब इस डीआई को देखते हैं कि इसमें क्या है। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषयों के अध्ययन को समय को दर्शाया गया है, ठीक है, समय, टाइम को बताया गया है कि कोई एक स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में 30% टाइम देता है, देन केमिस्ट्री में 15%, फिजिक्स में 20%, अदर सब्जेक्ट में 10%, हिस्ट्री में 15%, ज्योग्राफी में कितना दिया है? 10%। तो ये हो गया इनका समय। अब क्वेश्चन जो पूछा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। देखने से तो ये भी इजी लग रहा है, एसएससी लेवल की डीआई है, 4 ऑप्शन वाले एसएससी में ही आते हैं, तो इसलिए इजी ज्यादा है। इतिहास और रसायन के अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट लगता है, इतिहास और रसायन, हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों मिला दीजिए तो कितना हो गया? 30%। 30% के लिए लगता है 9/2 घंटा। 9/2 घंटा कैसे आ गया? 4.5 घंटा को हम 9/2 घंटा लिख सकते हैं। तो भौतिकी में पढ़ाई करने के लिए कितना समय लगेगा? कहाँ है फिजिक्स? 20% की वैल्यू, तो यहां से अगर 3 से काट दें इसको तो 10% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, तो 20% की जो वैल्यू हो जाएगी, ये इसका 2 गुना तो ये भी 2 गुना, 3 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 घंटा आ जाएगा, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स बहुत कॉमन सा हो गया।
और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का ही है। अब देखिए जो दिया था वो हमने कर दिया, इतिहास और रसायन मतलब क्या, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। तो 15 30% की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना था 20% का। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, रेशियो भी निकाल सकते हैं। 3-2 का अनुपात होगा, 3 की वैल्यू दिया और 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आगे 31, यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की तो भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे करता होगा। केमिस्ट्री की पढ़ाई करता है, 15 की वैल्यू हमारे पास दिया है, 15 की वैल्यू 3 घंटा है, और पूछा क्या है भूगोल की 10% की वैल्यू, तो 2 घंटा हो जाएगा। बस हो गया आंसर, कहाँ गया, 2 घंटा। 15 बराबर 3 घंटा, इससे 2 गुना पे है तो ये भी 2 गुना पे, 2 घंटा हो जाएगा। इतना ही देखिए ना, ये अगर इसको 30 मान लेते तो ये 2 गुना पे, तो वो भी 2 गुना पे 20, मतलब 2 घंटा। कुछ भी लेके सॉल्व कर लीजिए, बेसिक तरीका ऐसा समझ लीजिए। 15% की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो अगर यहां से मैं निकाल दूं इसको 10% की वैल्यू, तो 3 गुणे 10/15, 3 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 घंटा आ गया। सीधा सीधा निकाल लेना चाहिए आपको, ठीक है, कैलकुलेशन से। यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की है तो गणित में पढ़ाई कितने समय की होगी। टोटल 10 घंटे की है, 10 घंटे मतलब ये पूरा 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू अगर 10 है, ये इससे 1/10 गुना पे है। तो बोला गणित हमारे पास कितना है, 30% है, तो ये भी 1/10 पे होगा, 1/10 पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 घंटे। तो गणित के लिए कितना समय दिया होगा उसने, 3 घंटे दिया होगा। गणित के लिए कितना दिया होगा, 3 घंटे का समय दिया होगा। इजी है, बहुत बेसिक सा था। आगे देख लेते हैं, आगे में क्या है हमारे पास। यदि छात्र अन्य विषयों को पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है, अन्य विषय मतलब ये 10% में 5% बढ़ा दिया, 15%, और यह समय वह गणित पढ़ने में निर्धारित समय से निकालता है, यानी गणित वाला जो समय था उसको निकाल के ये अन्य विषय में समय लगा रहा है। प्रतिदिन अगर 20 घंटे पढ़ाई करे तो गणित पढ़ने के समय में कितना अंतर कितना हो गया। देखिए अगर ये वाला 10 से 15 किया मतलब 5% का अंतर है सिर्फ। कितने का अंतर है, 5% का। जो 5% इधर निकालेगा वही इधर देगा, तो डिफरेंस भी वही होगा। 20 घंटे का 5% मतलब 1/20, काट दीजिए, ये 5% है, तो ये आ जाएगा 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा, 1 घंटे का। बस ये कॉमन सा होगा। 1 घंटे का ही क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट DI 34 से 37, इस DI को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों को प्रतिशत को दर्शाया गया है। ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस है, ठीक है। और लोगों की कुल संख्या दिया है 20,000, ठीक है। 20,000 टोटल लोग हैं, जिसमें कुछ लोग एग्रीकल्चर में होंगे, कुछ लोग ट्रेड में होंगे, कुछ लोग इंडस्ट्री में होंगे, ठीक है, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन होंगे, कुछ लोग सर्विस में होंगे, सेवा में होंगे, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन जो दिया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहला क्या है, व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी मोर पीपल इन्वॉल्व इन सर्विस देन ट्रेड। सर्विस में देखिए 20 है, ट्रेड में 6.7 है, ये इससे कितना ज्यादा है, 13.3 ज्यादा है। इतना परसेंट किसका, 20,000 का। कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, 13 दूना 26, 3 दूना 6, बाकी 0, 2660। तो 2660 पीपल क्या होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। बस इतना ही करना था। देखिए ये 6.7 है, ये 20 से घटा देंगे, 13.3 आ जाएगा। इतना है किसका, 20,000 का। कैलकुलेशन आपको पता ही है, देखिए 2 से सिर्फ गुणा कर दीजिए इसका, और कुछ नहीं किया। ये परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, 1 जीरो लास्ट में बच जाएगा इसके, ठीक है। जो पॉइंट है 1 को हटा देगा। नेट खत्म हो गया। बिल्कुल, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है आप लोगों को, और वहां भी क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है, DI की। नेक्स्ट देखिए, सेवा में शामिल लोगों और उद्योग में शामिल लोगों का अनुपात। क्या पूछा, द रेशियो ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सर्विस टू दैट इंडस्ट्री। देखिए सर्विस और इंडस्ट्री दोनों का रेशियो, सर्विस कहाँ है, 20%, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ये, 20%। और इंडस्ट्री कहाँ है, ये 30%। ये रेशियो का बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ये 2-3 का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे। कितने का हो जाएगा, 2-3 का। 2-3 का क्या होगा यहाँ पे रेशियो होगा, सेवा का और इंडस्ट्री का। तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको
एसएससी प्री में मिलते हैं या फिर आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में मिलते हैं। दिए गए पाई चार्ट में सेवा में शामिल लोगों द्वारा बना त्रिज्या कोण ज्ञात कीजिए। सेवा में कितना है 20% है। अब देखिए 100% की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है हमारे पास, 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो 10% की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी 36 होगी। 20% की वैल्यू यानी सेवा में कितने लोग हैं, सर्विस में 20%, ये 2 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 72 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। 72 डिग्री सही है। अलजेब्रा का भी क्लास होगा, समय आने दीजिए, हर एक क्लासेस होंगी। तो ये अभी हम लोग बेसिक डीआई कर रहे हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखिए 111 क्वेश्चन है, तो अब अभी 40 क्वेश्चन तक जाते जाते क्या होगा, एसएससी से थोड़ा बढ़ते हुए चलेंगे पीओ की तरफ, पीओ से फिर एसबीआई पीओ तक, फिर उसके बाद हम लोग हर लेवल पे जाएंगे, और पाई चार्ट से जितने लेवल तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए हो, बिल्कुल। चला जाए आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, विभिन्न व्यवसायों में शामिल लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर। विभिन्न व्यवसाय में शामिल अधिकतम संख्या और न्यूनतम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। एग्जाम में लोग इसको लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं इसका, कि कहना क्या चाह रहा है, क्या सभी को घटाना है, क्या मिनिमम। तो अगर कभी भी आपसे पूछे द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द वेरियस प्रोफेशन, तो सबका मिनिमम सबका मैक्सिमम नहीं जोड़ना है। कभी भी इस तरीके का कंपेरिजन पूछा जाए सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम का, तो सबसे मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जहां पे हो, और सबसे मिनिमम, बाकी बीच वालों से कोई मतलब नहीं हमको है। कहीं भी अगर कंपैरिजन भी हो जाए कि मान लीजिए 2018 और 2025 में अगर कंपैरिजन पूछेगा कि कैसे कैसे बढ़ा है, तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 और 25 वाला देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे इनसे कितना अधिक है बस ये निकालना है आपको। ये है 33.30 और ये है 6.70। ये कितना, इससे क्या है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये सिर्फ डिफरेंस पूछा, तो ये 0 हो जाएगा। 13 में से 7 गया, ये 6 हो गया, ये 12 में से 6 गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ आ गया ये, तो 26.6% की वैल्यू कितनी होगी, हम बस यही निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा था, विभिन्न व्यवसायों में और लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका 20,000 का निकाल दीजिए। अब देखिए इसका अगर हम 20 निकालेंगे तो 2 जीरो यहां से कट जाएगा इस परसेंटेज से, इसका डबल कर देंगे तो 53 और 20, हाँ तो ये सही होगा। इतना तो छोटा पॉसिबल ही नहीं नंबर, हो सकता है इनके आगे 0 लगा हो तो कुछ कर भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5320, हाँ 5320। तो मैक्सिमम मिनिमम का कभी भी डिफरेंस या परसेंटेज चेंज या कुछ भी पूछे तो सबसे मिनिमम वाला सबसे मैक्सिमम लेंगे, 20 से हमको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बार ग्राफ में होता है थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये पाई चार्ट में तो थोड़ा ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, 38 एंड 39। ये है हमारा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक डीआई में आता है। अर्थमेटिक डीआई का सबसे इजी डीआई बोल सकते हैं एक तरीके से, मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस का यूज है, ट्रांसपोर्ट है, प्रमोशन है, पेपर कॉस्ट है, यहाँ पैसे की बात आ गई, प्रॉफिट लॉस, बाइंडिंग चार्ज है, प्रिंटिंग चार्ज है, रॉयल्टी है, जो भी चीजें हैं ये कैसे कैसे होता है। ये क्या दिया कि एक बुक के बारे में दिया कि कोई बुक में कितना चीज कहाँ पे कैसे पैसे लगाए जाते हैं, प्रिंटिंग में कितना खर्च होता है, पेपर में कितना होता है, बाइंडिंग में कितनी होती है, प्रमोशन में क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ये पूरा बुक का एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है, जो इतना लगता है। बाकी इस पे क्वेश्चन कुछ दिया गया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइस ऑफ बुक इज 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस लगा होगा, लागत मूल्य, उससे 20% अधिक हम उस पर मार्क करके बेचेंगे। 100 रुपए का सामान होगा तो 120 में बेचेंगे, मार्क करेंगे। इफ देयर मार्क प्राइस इज 180 रुपीज देन कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर द सिंगल कॉपी। अगर इसका अंकित मूल्य 180 रुपए है तो इसके पेपर का कॉस्ट क्या होगा ये निकालना है। तो ये है प्रॉफिट लॉस का एक सबसे बेसिक कॉमन डीआई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि थोड़ा और घुमा के बहुत अच्छा से दिया रहता है, ठीक है, इतना आसानी से नहीं देगा। अब देखिए सबको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस के बारे में। 20% एवं 20% का मतलब 1/5। सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा यहां से ये निकाल सकते हैं। 5 वाली वस्तु को 6 रुपए मार्क किया होगा, 6 यूनिट की वैल्यू अगर 180 दिया हुआ है, ये 30 टाइम्स है इससे, तो देन आंसर ये भी क्या होगा 30 टाइम्स, मतलब 150 रुपए इसका कॉस्ट है।
₹150 में ये क्या है बना है। अब उसमें पेपर कॉस्ट भी होगा, उसमें क्या होगा रॉयल्टी भी होगा, प्रिंटिंग भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा, ये सब कुछ होगा। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, हाँ यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि हमको पेपर कॉस्ट पूछा था ना, पेपर कॉस्ट 15% है, तो इसका सिर्फ 15% निकाल देना है। हाँ इसका सिर्फ हमको 15%, 15 गुणे 15 है 225, 22.5, तो 22.5 है क्या ये, तो ये हो गया पेपर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास पेपर कॉस्ट। उस कॉस्ट प्राइस का होगा, ऐसा नहीं कि इसका हम निकाल लेंगे 15%। मार्क प्राइस से क्या मतलब, उसमें तो हमने प्राइस को इंक्रीज करके रखा है। ठीक है, इंक्रीज करके रखा है, तो यहां पे हमको चाहिए सिर्फ कॉस्ट प्राइस का 15%। नेक्स्ट, पुस्तक की रॉयल्टी और छपाई के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए पुस्तक की रॉयल्टी छपाई से, तो छपाई कितनी होती है प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है 20, रॉयल्टी कितनी है 15, कितना कम है 5, 5/20, 1/4, 1/4 25%, कितना हो जाएगा 25%, कॉमन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, केंद्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व वृत्त चार्ट को दर्शाया गया है। अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है हमारे पास, इसका जो इनकम है वो चीज इसमें दिखाया गया कि ए जो है सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, बी क्या है कोई अन्य इनकम होगा, सी हमारे पास इनकम टैक्स है, डी क्या है कॉर्पोरेशन टैक्स है, ई क्या है एक्साइज ड्यूटी। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व का अनुपात अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व अनुपात से बताएं। द रेशियो ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। एक्साइज 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 कहां है हमारे पास, ई है, और क्या दिया था उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क हमारे पास कहां पे ए है, इन दोनों से प्राप्त मतलब 41 + 14 इससे प्राप्त, और साथ में अन्य, अन्य कहां है इसमें बी है, बी अन्य में है, तो ये 14 है, इन दोनों के बीच का अनुपात बताना। देखिए ये 5 आ गया, ये वाला हमारे पास 5 हो गया, ये वाला हमारे पास 14 हो गया। अब हम किसको काट लेते हैं, बाकी देख लेते हैं। ये तो इतना ही है ना। देखिए क्या अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व की आय बताएं, एंड द कस्टम ड्यूटी टू दैट अदर, तो अदर हमारे पास 14 ही है, और ये हमारे पास कितना हो गया 55 हो गया। 2 से ये 7 बार, अच्छा 2 से तो कटेगा नहीं, तो 11 हमारे पास है, 11 11 11 11 11, तो ये गलत जोड़ दिए क्या हम लोग, सही तो जोड़े ना। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है ई, सीमा शुल्क ए है, ये हमारे पास 5 और ये वाला 5, तो 55 और 11 ही आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करके बताएंगे जल्दी से सभी लोग। मेरे हिसाब से तो सब सही है, ऐसा तो नहीं कि आंसर में कहीं कैलकुलेशन में गलत किया है। हाँ सभी ग्राफ होंगे, जितने भी ग्राफ होते हैं वो सभी कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें तो हमको लग रहा है कि हर जगह सही है। ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है। उत्पाद सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व का अनुपात अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व से बताएं, तो अन्य स्रोत में हमारे पास बी है, ये जो 14 है, तो 14 होगा तो अनुपात इसमें से कोई नहीं मैच करेगा, पहला चीज तो ये हो गया, तो जो होगा यही होगा। ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से कोई चीज इसमें गलत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यदि उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को होने वाली आय इतनी है तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व बताएं। देखिए किससे दिया, उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार, उत्पाद शुल्क हमारे पास क्या है एक्साइज 41% की वैल्यू। अब 41 की जो वैल्यू हमारे पास है 41% की वैल्यू, वो हमारे पास दिया हुआ है कितना 28,618, और हमको बोला कुल आय, कुल आय मतलब ये 100%, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 28,618 बटे में 41 गुणे में 100। अब बात आती है कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, कैसे आप, हाँ कैसे आप अपने टाइम को सेव करेंगे कैलकुलेशन में, वो चीज समझाते हैं हम आपको। एक तरीका होगा कि इसको काटिए, जरूर कटेगा, अगर दिया है नंबर एग्जैक्ट नंबर आए हैं तो कटने वाला नंबर होगा पहला चीज, और ये भी दिख रहा है कि 100 है मतलब ये 2 0 लास्ट में सब में है,
मतलब ये जरूर इससे 8 बार में कटा होगा, क्यों कि नहीं कटा होगा, नहीं ध्यान समझिएगा, 8 बार में कटा गया होगा नहीं, लास्ट में 8 जरूर आया होगा नंबर में। क्यों 8 बार, क्योंकि 1 है और लास्ट में 8 अगर है तो 8 बार ही जाएगा, उसके पहले कोई भी नंबर हो। तो 8 वाला ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, मतलब ये वाला सही है, बस आंसर कर लीजिए 6 9 8। अब यहाँ अप्रॉक्स निकालना ही नहीं था तो ऐसे कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा लास्ट में वो समझिए, 2 जीरो है तो आएगा, ये इससे 8 बार में कटेगा तो 8 ही लास्ट में आएगा जीरो के बाद। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल गया। बाकी ये सभी क्या है, अगर 8 सब में रहता तो हम कुछ और सोचते हैं, ठीक है, हाँ तब हम कुछ और सोचते, अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी दिया है कि यदि केंद्र सरकार को निगम कर से अर्जित होने वाला राजस्व का प्रतिशत उत्पाद शुल्क से अर्जित होने वाली राशि के प्रतिशत का x गुना है, उत्पाद शुल्क मतलब ई 41 का x गुना है क्या, अच्छा डी मतलब क्या दिया था हमको, निगम कर, निगम कर कितना दिया 9%, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 9/41, बस यही पूछा है 9/41। ये बोला था ना कि इसका x गुना जो होगा इसके बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई है 9/40। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन भी नहीं था, सिर्फ रेशियो था, ठीक है। 43 नंबर, केंद्र सरकार को सीमा शुल्क और आयकर से अर्जित होने वाले राजस्व का अनुपात बताएं। सीमा शुल्क हमारे पास है 14 और आयकर जो हमारे पास है वो कहाँ गया, इनकम टैक्स जो हमारे पास 26, तो 14 और 26, ठीक है, 2 से काट दीजिए 7 बार, 2 से काट दीजिए 13 बार, 7 और 13 का, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 और 13 का, तो बेसिक है ये 7 13 का। इसके बाद हमारे पास शुरू होती है नेक्स्ट डीआई, हाँ नेक्स्ट डीआई जो हमारे पास है ये अलग है, ये यहाँ से हमारे पास 44 नंबर से शुरू होगा, आगे जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको 20 क्वेश्चन, हाँ 20 या हमने 25 क्वेश्चन किए लगभग, तो 25 क्वेश्चन करा दिए गए, हाँ 25 क्वेश्चन पूरे हो गए आज के। तो 25 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे इसमें, ठीक है, 25 मिनिमम 25 क्वेश्चन, जहां तक आपको समझ में आ जाए। 25 क्वेश्चन का मतलब या तो उसमें 5 डीआई होगी या तो कभी कभी 6 भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी 3 क्वेश्चन वाले डीआई भी हैं, 2 क्वेश्चन वाले डीआई भी एग्जाम में आपके पूछे आते हैं और 5 क्वेश्चन वाले मैक्सिमम भी मिलते हैं। तो जैसा भी होगा उस तरीके से हम लोग देख लेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जिसको भी इसका ये चाहिए पूरा पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ एक साथ दिए जा चुके हैं, बार ग्राफ वाले हों या पाई वाले हों या फिर जितने भी होते हैं, सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए। आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी और प्लस सोल्यूशन तीनों दिया गया है, ठीक है। तो वहां से भी आप चीजों को समझिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, हाँ वीडियो में भी साथ में आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले मैं आपको बैच बता देता हूं डीआई के बारे में, बाकी आपका हाँ ये है आपका डीआई स्पेशल बैच, जो इन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं जहां भी डीआई आता होगा, और ये बहुत मिनिमम फीस में रखा गया है, 110 दिन की वैलिडिटी होगी। बाकी जो लोग मैथ स्पेशल 13 में होंगे या 12 में होंगे उन दोनों लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैथ स्पेशल 13 में भी ये डीआई क्लासेस मिलेगी, एसएससी लेवल तक, बैंक वाला नहीं, ठीक है, मतलब कैशलेट वाली आपको डीआई नहीं मिलेगी उसमें, या फिर हम मिसिंग डीआई नहीं पढ़ेंगे एसएससी में, वो सब चीजें बैंक वाले बैच के लिए, जो इस बैच में होंगे उन्हीं के लिए मिलेगा। बाकी ये बैच है, इसको आप लोग देखिए। बाकी हम लोग मिलते हैं कल फिर से डीआई वाली क्लास में, ठीक है। डीआई क्लासेस आप सभी के बैचेस में मिलेंगे जो लोग मैथ स्पेशल बैच में होंगे, ठीक है।